नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एचएससी की पुलिस भर्ती की, जिसको एसएससी लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो हम पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, फिर डिवीज़न बेंच की, फिर सिंगल बेंच की। सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में क्या-क्या संभावनाएँ हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस को हम देखेंगे। एचएससी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, एचएससी वर्सेस कौशल कुमार, डायरी नंबर 31455/2026। आज दिन में लगभग 12:15 बजे राहुल खुराना ने 2 एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अंदर हुआ क्या है कि ये इनकी जो एसएलपी है वो रजिस्टर्ड हो गई है। आप अगर इसको अब खोल के देखोगे तो इनको एसएलपी नंबर 018917 मिल गया है, रजिस्टर्ड ऑन 24/5/2026। ये इनकी एसएलपी जो है रजिस्टर्ड हो गई है और इसकी जल्दी पहली हियरिंग हमें देखने को मिल सकती है। और फिर जब हम इसके सुप्रीम कोर्ट की साइट के ऊपर जब इसके खोलते हैं तो अर्ली कोर्ट डिटेल के अंदर 2 दिखाता है। एक तो एलपीए, मतलब जब एचएससी डिवीजन बेंच में गई थी वो वाला 1374/2026, जो कि ऑर्डर आया था 13/5/2026 को। अश्विनी कुमार मिश्रा और रोहित कपूर जो वहाँ पे जस्टिस थे डिवीजन बेंच वाला। और एक जो एचएससी सिंगल बेंच में था, CWP 12488/2026, ऑर्डर 4/5/2026। मतलब एचएससी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है वहां पर उन्होंने 2 ऑर्डर मेंशन किए मेनली। एक तो कौन से वाला जो एचएससी डिवीजन बेंच में गई थी, और एक जो सिंगल बेंच के अंदर इंटरिम ऑर्डर मिला था जिसमें कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड किया था। उन 2 ऑर्डर को उन्होंने स्पेशली वहां पे मेंशन किया है। तो इस पूरे मैटर को हमें समझने के लिए वो जो 2 ऑर्डर थे उन्हें हमें एक-एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं कि एचएससी सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है और वहां पर क्या-क्या संभावनाएं हो सकती है। तो पहली बात मैं करता हूं डिवीजन बेंच की। डिवीजन बेंच के अंदर क्या हुआ था कि एचएससी सिंगल बेंच ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया था। उसके बाद में एचएससी चली गई थी डिवीजन बेंच में। तो डिवीजन बेंच ने क्या कमेंट किया, वहां पर जो जस्टिस जी है उन्होंने क्या कहा वो पढ़ रहा हूं पहले। तो जस्टिस जी वहां पर बोलते हैं कि दिस अपील असाइल्स द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज वेयर बाय interim protection has been granted to the respondent, considering the fact that order under challenge is an interim order and the matter is still sub judice before the learned single judge. We are not inclined to entertain the present appeal at this stage. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो डबल बेंच के अंदर जस्टिस जी ने क्या कहा कि जो आपने जो अपील की है वो किसके खिलाफ की है, सिंगल जज ने जो आपका एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था। क्या इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि प्रोटेक्शन हैज बीन ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट। जिस इंटरिम ऑर्डर से जो रिस्पोंडेंट थे उनको प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए किया था, उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आपने चैलेंज किया है। परंतु ये जो मैटर है अभी सिंगल जज के पास ही है और आपने सिर्फ जो इंटरिम ऑर्डर था आप सिर्फ उसके खिलाफ आ गए। तो इस स्टेज के ऊपर जो है हम उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं कि अब जैसे हम कहें कि पहले ये था कि डबल बेंच के अंदर कैंडिडेट जीत गए, एचएससी हार गई, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर डबल बेंच ने सिर्फ इतना कहा कि ये जो कैंडिडेट को पार्टिसिपेट के लिए जो सिंगल जज ने जो इंटरिम ऑर्डर निकाला है वो जस्ट एक इंटरिम ऑर्डर है। आप एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आ गए और ये जो मैटर है अभी सिंगल बेंच में चल रहा है, तो अभी हम इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते। तो ये कमेंट था डिवीजन बेंच का। इसके बाद में आते हैं सिंगल बेंच के ऊपर। सिंगल बेंच के अंदर पहले तो मैं बता रहा हूं जो पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने क्या कहा। वो बोलते हैं कि because their marks were undoubtedly more than the cut of the general category। जो रिजर्व कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स थे वो जनरल से ज़्यादा थे। फिर वहाँ पर वो रेफरेंस देते हैं रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट का। पेटिशनर के जो एडवोकेट थे रजत मोहर जी जो थे, और पेटिशनर आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर फर्स्ट एज ए जनरल या ओपन कैटेगरी कैंडिडेट एट डिफरेंट स्टेजेस एंड considering the aforesaid judgment of the Honorable Supreme Court, the petitioner may be permitted to the participate in the CET2 examination at least on the provisional basis at this stage। मतलब यहाँ पर जो पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट
आए थे, उन्होंने क्या कहा कि ये रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला है, जहां पर कैंडिडेट के मार्क्स अगर जनरल से ऊपर है तो उनको आप सेकंड पेपर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आप उनको अलाउड कर दीजिए। ये किसकी तरफ से कहा गया है? पेटिशनर के एडवोकेट की तरफ से। उसके बाद में आते हैं एचएससी की तरफ से। एचएससी की तरफ से जो थे वो मिस्टर संजीव कौशिक जी थे। उन्होंने कहा कि in the qualifying test the HSC shortlist qualified candidate equal to the 10 times the number of the advertised post of the each category for subject knowledge test, and in this way the shortlisting is done on the basis of each category and not the manner which has been so stated by the Lands Council for the petitioner। यहाँ पर एचएससी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो पहला जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाइंग था, तो वहाँ पर हम 10 टाइम जो है वो जितनी पोस्ट एडवर्टाइज है उसके अनुसार हम बुला रहे हैं। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि जो परमिला वर्सेस एचपीएससी जजमेंट हैज़ बीन स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेड है। आल्दो द सेम परटेंट टू ए डिफरेंट पोस्ट, आल्दो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो स्टेड है, और दूसरी चीज़ जो है वो एक डिफरेंट पोस्ट के लिए था वहाँ पर। तो ये दोनों के आर्गूमेंट थे कहाँ पर? सिंगल बेंच के अंदर। फिर सिंगल बेंच के अंदर जो ऑर्डर जो पास करते हैं उस ऑर्डर के अंदर कहते हैं कि कंसीडरिंग द अफोरसेटमेंट जजमेंट रेफर्ड बाय द लर्न सिंगल काउंसिल फॉर द पेटिशनर passed by the Honorable Supreme Court in the Rajasthan High Court versus Rajat Yadav, and also considering the fact that the petitioner have scored more marks than the cut of the marks for the general category, it is directed that in the meantime the petitioner shall be permitted to the participate on the provisional basis in the CET exam 2। तो यहाँ पर जज जो कैंडिडेट को ऑर्डर जो उन्होंने पास किया उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट था, कौन सा जजमेंट? रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। उसके अंदर क्या था कि जो जनरल से ज़्यादा जो कट ऑफ मार्क्स थे उनको उन्होंने परमिटेड कर दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर कैंडिडेट को सेकंड पेपर के अंदर परमिटेड करते हैं। इट इज़ फर्दर मेड क्लियर दैट द एनफोर्समेंट इंटरिम ऑर्डर शैल नॉट बी क्रिएट एनी इक्विटी इन द फेवर ऑफ द पेटिशनर एट द टाइम ऑफ फाइनल disposal of the petition merely on the ground that they have provisionally participated by the way of interim order। इस interim order से हम जिन भी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं वो फर्दर ये नहीं कह सकते आगे जाकर कि हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाया गया था, मतलब लास्ट में अगर बाय द चांस ये डिस्पोज भी हो जाए तो इसके ऊपर कोई भी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्होंने ऑर्डर पास किया। अब यहाँ पर पूरा एक इस चीज़ को एक बार कंक्लूड करते हैं। जो हमारे जो पेटिशन की तरफ से जो एडवोकेट गए थे उन्होंने वहाँ पर एक केस का रेफरेंस दिया, रजत यादव वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। वो क्या कह रहे कि वहाँ पर जनरल से ज़्यादा उनके मार्क्स थे, वहाँ पर उन कैंडिडेट को आपने जो जनरल से ज़्यादा जिनके मार्क्स थे वहाँ पर उनको पार्टिसिपेट करवाया गया था सेकंड पेपर में, तो आप इनको यहाँ पर आप इनको अलाउड कर दीजिए। और लास्ट में जो वहाँ पर ऑर्डर पास करते हैं जस्टिस जी, वो भी यही कहते हैं कि जो रजत यादव वाला केस था उसके अंदर जनरल से ज़्यादा मार्क्स वालों को पार्टिसिपेट करवाया गया था, इसलिए हम इनको पार्टिसिपेट करवाते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि इतने कैंडिडेटों से इतने सारे रुपए इकट्ठे किए गए और वहाँ पर जाकर के हमारे जो वकील है वो किस केस का जजमेंट, किस केस का रेफरेंस दे रहे हैं? रजत यादव वाले केस का। परंतु रजत यादव वाला जो केस है हमारे इस केस से 1% भी रिलेवेंट नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत उन्होंने इसका रेफरेंस दिया, इसका रेफरेंस नहीं देना चाहिए था। एक चीज़ और अगर आप देखना चाहो, वहाँ पर अगर बाय द चांस जज ये बोल देते ना कि आप एक बार एक काम करो, जो जिस केस का आप रेफरेंस दे रहे हो उसके ऊपर एक 43 पेज निकालिए। 43 पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर दीपांकर दत्ता जी थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज थे, उन्होंने क्या कहा था? द क्लेम ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट टू बी अकोमोडेटेड इन द ओपन कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी डिटरमाइंड एट द फाइनल स्टेज। तो वहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनको ओपन कैटेगरी में माइग्रेट कर देना चाहिए। कब? जब फाइनल स्टेज के ऊपर। वी फाइंड नो रीज़न टू डिफर फ्रॉम दैट प्रिंसिपल। हमें उस जो रीज़न है, जो प्रिंसिपल है, उससे हम कोई डिफर नहीं है। हाउएवर द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस स्टैंड ऑन डिस्टिंक्ट फुटिंग।
First, the main written examination here is not a merely primary screening test, but an integral and substantive component of the selection process, carrying 300 marks out of 400 marks, consisting 75% of the final assessment. मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे जो वकील जो वहाँ पर जाकर जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं, रजत यादव वाले केस का, वहाँ पर उसका अगर आप जजमेंट पढ़ते हो तो उसके जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो ये कहते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो आप प्रोसेस करते हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्रेजेंट केस कौन से वाला, रजत यादव वाला केस, वो डिफरेंट फूटिंग पे है, वो एक अलग केस है। उसके अंदर जो प्री एग्जाम हुआ था वो 300 मार्क्स का हुआ था, और जो फिर उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है वो 100 नंबर का होता है। तो ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग केस है, इसलिए इसके अंदर हम जो प्री एग्जाम है इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में माइग्रेट करवा देते हैं। तो जिस केस का हमें वहाँ पर रेफरेंस दिया गया वो बहुत ही गलत दिया गया। जो हमारे जितने भी एडवोकेट थे वो कोई होमवर्क करके वहाँ पर नहीं गए, वो सीधा बस उनका एक ही टारगेट था कि ये जो कैंडिडेट है हमने इनसे पैसे लिए, पैसे इसलिए लिए है कि इनको बस एक बार प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करवा देते हैं। उनका बस वहीं पर वो टारगेट था, उन्होंने किसी प्रकार का होमवर्क वहाँ पर नहीं किया था। जितने भी आप ये जो वकील हैं इनका जब भी इंटरव्यू सुनते हैं या फिर जो कई यूट्यूबर है जो अपनी वीडियो के अंदर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लेटेस्ट जजमेंट है जिनके अंदर कहा गया कि प्री के अंदर ही रिजर्व कैटेगरी माइग्रेट कर सकती है, बहुत सारे जजमेंट है, ये सुना हुआ आपने। तो वो बहुत सारे जो जजमेंट है वो कब काम आएंगे हमारे? अगर वो बहुत सारे जजमेंट है तो उनका रेफरेंस हमें सुप्रीम कोर्ट में देना, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर देना चाहिए था। वहाँ पर हम रजत यादव वाले केस का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि हमारे केस से रिलेवेंट ही नहीं है, बिल्कुल ही एक अलग टाइप का केस है। तो अपने जो वकील थे वो कोई भी होमवर्क करके नहीं गए थे। हमारे जो वकील हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, भी बहुत सारे रुपए आपने कैंडिडेट से ले रखे हैं तो थोड़ा सा होमवर्क करके आप जाएं। एक इस केस के अंदर जो रेफरेंस दिया जा सकता है वो एक केस है इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन द आर्टिकल 14 एंड एक्सटेंडेड टू द आर्टिकल 16 इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसके अंदर जो एक रेफरेंस दिया जा सकता था, जो अपने जो वकील है वो रेफरेंस दे सकते थे आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 16 का, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इनके अंदर इसका रेफरेंस हमें दे देना चाहिए था। अब फिर बात करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे वही लगता है वही होगा जो डिवीजन बेंच के अंदर हुआ। हम एचएससी डिवीजन बेंच के अंदर गई, डिवीजन बेंच ने क्या कहा कि अभी मैटर जो है आपका सिंगल बेंच में है, एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ आप डबल बेंच में आ गए, हम इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यह डिवीजन बेंच ने कहा था। और सेम लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि आप अपनी बात जाके सिंगल बेंच को ही बताइए। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कोई ऑर्डर पास करेगा या फिर जो कैंडिडेट अलाउड कर दिए हैं उनको रोक देगा। शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें कुछ नहीं होगा, और एचएससी कोई अलग ही गेम खेले या कुछ अलग ही कोई मैटर हो तो एक अलग बात है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। क्या पता एचएससी ये कहने लग जाएगी सर पैटिशनर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा पैटिशनर को लेकर के हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। परंतु नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो डिवीजन बेंच के अंदर हुआ था कि आप सिंगल बेंच में जाइए और अपनी बात बताइए। फिर इसके अंदर बात करते हैं फाइनली होगा क्या। जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स 51, 52, 53 कितने ही हो जाए, वो अभी प्रोसेस के अंदर शामिल है और वो इस प्रोसेस के अंदर शामिल ही रहेंगे। तो वो अपने, क्योंकि जनरल कैंडिडेट के भी काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि सर कभी रिजल्ट रिवाइज हो जाए, कभी हम बाहर हो जाएं। आप एडवर्टाइजमेंट के अनुसार उसके अंदर हो और आप उसके अंदर रहोगे, अपनी तैयारी मन लगा करके करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की कि रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को इस प्रोसेस में शामिल होने से रोकना बहुत मुश्किल है भाई। आप प्रोसेस में बिल्कुल शामिल होंगे, आपको नहीं रोका जा सकता, आपको इंटरिम अलाउड कर दिया है ऑर्डर से, आप अलाउड ही रहोगे। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में आपको इससे बाहर कर पाएगा। आपको भी मन लगा के तैयारी करनी चाहिए
और थोड़ा-सा मतलब दिमाग में ये रखना चाहिए कि ये मैटर थोड़ा-सा लंबा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप इसके अंदर पूरा मन लगा के पार्टिसिपेट कीजिए और उसके बाद में अपने किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसमें हाल-फिलहाल में कोई ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पास कोई ज़्यादा कोई ग्रुप व्रुप नहीं है, तो जहाँ पर भी हो आप इसको शेयर कर सकते हो। नमस्कार।